पिघले लोहे में ऐसा क्या डालते हैं कि एक पाइप रेंच इतना मजबूत हो जाता है कि वो किसी भी पाइप को खोल सके? एक स्केट बोर्ड को कैसे ऐसा आकार देते हैं कि वो किसी भी झटके को आसानी से सह लेता है? तांबे का एक पतला सा तार एक संदिग्ध अपराधी को आखिर कैसे रोक लेता है? और एक स्नो ब्लोअर किसके बूते पे इतनी बर्फ आसानी से हटा लेता है? आइए देखते हैं आज के इस एपिसोड में। फैक्ट्री मेड। एक रिछते हुए नल या प्लम्बिंग की दूसरी खराबियों को दूर करने में पाइप रेंच एक बहुत ही कारगर औजार होता है। उस रेंच के जबड़े किसी भी पाइप की चिकनी सतह पर आसानी से फिट हो जाते हैं और उसे पकड़कर घुमा देते हैं। लेकिन इन्हें इतना एडजस्टेबल कैसे बनाया जाता है कि ये किसी भी साइज के पाइप को आसानी से पकड़ सके? एक पाइप रेंच बनाने की शुरुआत होती है कच्चे लोहे को पिघलाकर ढलवा लोहा बनाने से। उस पिघले हुए लोहे को एक सांचे में डाल दिया जाता है जिससे रेंच के लंबे और मजबूत हैंडल बनते हैं। ढलवा लोहा दो मुख्य चीजों को मिलाकर बनाया जाता है, कच्चा लोहा और स्क्रैप स्टील। इनसे वो ढलवा लोहा बनता है जो काफी मजबूत होता है और साथ ही लचीला भी। ढलवा लोहे को बनाने के लिए लोहे को बिजली से चलने वाली एक भट्टी में डाला जाता है जो 1540 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है। इस भट्टी में करीब 12 टन या उससे भी ज्यादा पिघला लोहा आ सकता है, जिससे 2300 से ज्यादा रेंच के 1.5 फुट लंबे हैंडल बनाए जा सकते हैं। भट्टी के अंदर डाली गई चीजों को पिघलने में करीब 45 मिनट लगते हैं। इसके बाद ढलवा लोहे को एक दूसरी भट्टी में डाला जाता है जो 50 टन गर्म लोहे को ढालने के लिए तैयार होती है। इन हैंडलों को एक पॉलीयूरेथीन टेम्पलेट से ढाला जाता है जिसे एक मशीन रेत से भरे हुए कुंड में दबाती है और एक सांचा बनाती है, वैसे ही जैसे बीच पर हम रेत में अपना हाथ धंसाकर आकृति बनाते हैं। जब ये सांचे तैयार हो जाते हैं तब एक 2 टन की कड़छी पिछले लोहे को भट्टी से एक टंकी में डाल देती है जो उसे सांचे में डालती है। करीब 23 किलो पिघले हुए लोहे से रेंच के 5 हैंडल बनते हैं और अलग अलग सांचों में ढाले जाते हैं। भरने के बाद रेत के सांचे एक कूलिंग टनल से गुजरते हैं और फिर उन्हें हाथों से तोड़ दिया जाता है और एक वाइब्रेटर में डाला जाता है जहां हैंडल से रेत हट जाती है। इसके बाद हैंडलों पर बने जोड़ के निशान घिसकर हटा दिए जाते हैं और फिर हैंडल पर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑटो बॉडी पेंट की परत चढ़ाई जाती है और उसके बाद ये तैयार हो जाते हैं। पेंट मौजूद चार्ज्ड लोहे पर एक चुंबक की तरह चिपक जाता है। इससे उसके ऊपर वाटर टाइट सील चढ़ जाती है और लोहे को रिछते पाइपों से बचाती है। एक तरफ तो ये हैंडल डाले जाते हैं और दूसरी तरफ पाइप रेंच के स्टील के जबड़े बनाए जाते हैं। इनमें वो दांते लगाए जाते हैं जो पाइप को पकड़ते हैं। ये जबड़ा 2 हिस्सों में बनाया जाता है। एक तो फ्लैट प्लेट होता है जिसे हील जॉ कहते हैं जो हैंडल के ऊपरी हिस्से में लगा होता है, और दूसरा हिस्सा उल्टे जे जैसा होता है जिसे हुक जॉ कहते हैं। जब हम रेंच के एक तरफ लगा नट घुमाते हैं तब हुक जॉ हील जॉ पर ऊपर नीचे घूमता है और वो किसी भी साइज के पाइप को जकड़ लेता है। जबड़े में लगे स्टील के हिस्से उसके हैंडल के लोहे से ज्यादा मजबूत होते हैं क्योंकि वही पाइप को पकड़ते हैं और असली काम तो वही करते हैं। जब ये दांते बना लिए जाते हैं तब एक मशीन हुक जॉ के लंबे डंडे पर सांचे बना देती है जिसमें ऊपर नीचे आने जाने वाला नट लगा होता है और उसी से रेंच को कसते या ढीला करते हैं। जब जबड़े के दोनों हिस्से तैयार हो जाते हैं तब उन्हें एक भट्टी में 800 डिग्री सेल्सियस पर तपाया जाता है ताकि जबड़े में लगा स्टील और मजबूत हो जाए। इस तरह से स्टील के पाइप को पकड़ने पर भी दांते घिसते नहीं हैं। इस रेंच का आखिरी पुर्जा होता है नट। इन्हें एक ऑटोमेटिक स्क्रू मशीन पर स्टील की लंबी रॉड से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए घूमते हुए 8 स्पिंडल सबसे पहले तो नट के बीच में एक सुराख बनाते हैं
फिर उसके बाहरी किनारे पर एक फ्रैक्शन रिंग बना देते हैं ताकि उसे अंगूठे से आसानी से घुमाया जा सके। जब इन नटों को आकार दे दिया जाता है तब नट एक दूसरी मशीन में जाता है और ये मशीन हर नट के अंदर वाले हिस्से में थ्रेड बना देती है, जिससे वो हुक जॉ के डंडे पर बने थ्रेड्स में फिट हो जाती है। और जब ये सारे पुर्जे तैयार हो जाते हैं तब हाथों से इन्हें जोड़कर रेंच तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले हैंडल के ऊपरी हिस्से पर एक स्टील पिन की मदद से हील जॉ लगाया जाता है। एक मशीन पिन के दोनों किनारों को घुमाती है ताकि वो अच्छी तरह से लॉक हो जाए। इसके बाद चूड़ियों वाले हुक जॉ के शाफ्ट हैंडल में लगाए जाते हैं और उसे एक नट से कस दिया जाता है। और उसके बाद ये पाइप रेंच किसी भी रिचते हुए पाइप को जकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। आगे देखिए, एक स्केटबोर्ड को ऐसा कैसे बनाते हैं कि वो किसी भी तरह के झटके सह सके, और तांबे का बना पतला सा तार एक संदिग्ध अपराधी को कैसे रोक लेता है। इस स्केटबोर्ड की मोटाई आधे इंच से भी कम है, मगर इसे इतना मजबूत बनाया जाता है कि ये तेज रफ्तार पर भी लगने वाले झटकों को सह सकता है, और कोई करतब दिखाने के बाद भी पक्की सड़क पर गिरे तो भी टूटती नहीं है। तो आखिर ये लकड़ी के इतने पतले टुकड़े को इतना मजबूत कैसे बनाया जाता है? स्केटबोर्ड को ये मजबूती मिलती है उस लकड़ी से जिसे घिसने के बाद साथ में जोड़ा जाता है, और वो डेक या प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जिसके ऊपर स्केटबोर्डर स्केटबोर्डिंग कर सकता है। स्केटबोर्ड बनाने के लिए आमतौर पर रॉक मेपल की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। ये लकड़ी भी कनाडा या मिशिगन में उगने वाले पेड़ों से मिलती है। रॉक मेपल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि ये ठंडे इलाकों में होता है, जिससे ये पेड़ ज्यादा बड़े नहीं होते हैं और इनके छल्ले भी काफी करीब होते हैं। साथ ही लकड़ी भी मजबूत होती है। रॉक मेपल के साथ पतले पतले पटरों या विनियर को परत दर परत चढ़ाकर स्केटबोर्ड डेक बनाया जाता है। इस विनियर की घिसाई करने के बाद इसके दोनों हिस्सों को लकड़ी वाले ग्लू से ढक दिया जाता है, जिससे इसकी सातों परतें एक दूसरे से अच्छी तरह से चिपक जाती हैं, और फिर उस पैनल को काटकर डेक बनाते हैं। जिस तरह से इन विनियर को लगाया जाता है उससे स्केटबोर्ड को और ज्यादा मजबूती मिलती है। इन विनियर के ग्रेन को एक परत में आड़ा रखते हैं और दूसरी में सीधा, जिससे पैनल के ग्रेन भी आड़े और सीधे होते हैं। इस तरह से तैयार बोर्ड उस लकड़ी से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं जिसमें सारे ग्रेन एक ही दिशा में हो। जब इन विनियर्स की परतें लगा दी जाती हैं, तब इन्हें एक प्रेस में डाला जाता है जो इन परतों को एक साथ दबाती है, जिससे ग्लू जम जाता है और पैनल को एक शैलो कॉनकेव या यू शेप्ड आकार मिल जाता है। इससे स्केटबोर्डर करतब दिखाते वक्त अपने पैर बोर्ड पर अच्छी तरह से जमा पाता है। प्रेस के बाहर आने पर विनियर की परतें आपस में जुड़ जाती हैं और वो लकड़ी का एक टुकड़ा बन जाता है। इन पैनलों पर बोर्ड काटने से पहले हर पैनल को एक मल्टी हेडेड ड्रिल प्रेस पर रखा जाता है, जो लकड़ी में एक ही साथ सुराखों को 2 सेट में बना देती है। एक सेट आगे होता है और दूसरा पीछे। इनमें वो हार्डवेयर लगाए जाते हैं जिससे स्केटबोर्ड के पहिए जोड़े जाते हैं। ये सुराख पैनल को एक शेपिंग टूल में स्थिर भी रखते हैं, जो एक चौकोर पैनल को स्केटबोर्ड के गोल डेक के आकार में काट देता है। इस शेपिंग टूल की टेबल हर पैनल को एक आरी के सामने से गुजारती है, जो 1 मिनट में 20,000 बार घूमती है। यही आरी हर पैनल को स्केटबोर्ड के डेक के आकार में काटती है, जो 7 इंच चौड़ा और 34 इंच लंबा होता है। इसके बाद एक वर्कर एक न्यूमेटिक पंप सैंडिंग ड्रम पर इसके किनारों को चिकना कर देता है। इस ड्रम के अंदर की कंप्रेस्ड एयर से ये मशीन डेक के मोड़ों पर फैलती या सिकुड़ती है, जिससे लकड़ी का कोई भी हिस्सा घिसे बिना नहीं रह पाता। इसके बाद हर बोर्ड पर पॉलीमर की एक परत चढ़ाई जाती है ताकि ये नमी से बचा रहे, क्योंकि नमी की वजह से डेक की चिपकी हुई परतें अलग हो सकती हैं। हर बोर्ड के तले को रंग बिरंगी स्याही से सुरक्षित किया जाता है या ग्राफिक डिजाइन से इसकी खूबसूरती को बढ़ाया जाता है। ये डिजाइन बनाने के लिए हर रंग की स्याही एक टेम्पलेट के जरिए नीचे रखी पॉलीप्रोपिलीन की पतली शीट लगाई जाती है। स्याही को सूखने में 5 से 10 मिनट लगते हैं और फिर दूसरा रंग लगाया जाता है। जब स्क्रीन पर सारे रंग लगा दिए जाते हैं, तब उसे रंग वाले हिस्से की ओर से लकड़ी के डेक पर रखा जाता है और एक गर्म रोलर से लकड़ी पर वो रंग चढ़ा दिया जाता है। रोलर के दबाव से सारे रंग लकड़ी पर अच्छे से चढ़ जाते हैं और वो बोर्ड का ही हिस्सा बन जाते हैं।
एक तरफ इन डिजाइन्स की छपाई की जाती है तो दूसरी तरफ स्केटबोर्ड के पहिए बनाए जाते हैं। ये पहिए एल्यूमिनियम के सांचे में तरल पॉलीयूरेथीन प्लास्टिक डालकर बनाए जाते हैं। जब ये सांचे तैयार हो जाते हैं तब इन्हें एक भट्टी में 120 डिग्री सेल्सियस पर तपाया जाता है। गर्मी से तरल यूरेथीन सख्त प्लास्टिक में बदल जाता है जो सड़कों पर बड़ी आसानी से चलता है और बोर्ड को रफ्तार भी मिलती है। इसी से इसे ये बाउंसी क्वालिटी भी मिलती है जिसे स्केटबोर्डर रिबाउंड करते हैं। रिबाउंड का मतलब है जब किसी करतब के बाद स्केटबोर्ड सख्ती से सड़क पर गिरता है तब पहिए पहले सिकुड़ते हैं और फिर अपनी पुरानी स्थिति में आते हैं। तो पहिए पहले सिकुड़ते हैं और फिर अपनी पुरानी स्थिति में आते हैं। जब ये पहिए भट्टी से निकलने के बाद ठंडे हो जाते हैं तब इन्हें एक लेड पर घिसा जाता है जो पहियों को घुमाता है और स्टील का एक ब्लेड उसके किनारों को गोल कर देता है। एक पहिए को आकार देने में लेड को सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं। पहियों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए उनके ऊपर ग्राफिक डिजाइन बनाए जाते हैं। इसके बाद पहियों के बीच में बेरिंग लगाए जाते हैं। ये बेरिंग एक्सल में फिट किए जाते हैं और ये घर्षण कम करते हैं जिससे पहिया आसानी से घूमता है। ये बेरिंग लगाने के बाद पहियों को एल्यूमिनियम के हल्के फ्रेम से जोड़ दिया जाता है जिसे ट्रक कहते हैं। इनकी मदद से ही ये स्केटबोर्ड के तले से जुड़े होते हैं। हर ट्रक 2 पहिए से जुड़े होते हैं और हर बोर्ड में 2 ट्रक लगे होते हैं। मगर उससे पहले डेक के ऊपरी हिस्से पर ग्रिप टेप लगाया जाता है। ग्रिप टेप असल में दानेदार सैंड पेपर होता है जिसके पिछले हिस्से में कोन लगा होता है। ये डेक की ऊपरी सतह पर इसलिए लगाया जाता है ताकि सतह पर थोड़ा ट्रैक्शन बने और स्केटबोर्डर अपने जूतों से बोर्ड पर मजबूत पकड़ बना सके। ये लगाने के बाद बोर्ड के तले से ट्रक को जोड़ देते हैं और उसके बाद स्केटबोर्ड करतब दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। आगे देखिए, तांबे का एक पतला सा तार एक संदिग्ध अपराधी को आखिर कैसे रोक लेता है और एक स्नो ब्लोअर किसके बूते पर इतनी सारी बर्फ आसानी से हटाता है। ज्यादातर स्टन गन किसी के करीब आने पर ही झटका दे सकते हैं, मगर ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल डिवाइस 10 मीटर दूर से भी जोर का झटका देती है। इसमें 2 डार्ट लगे होते हैं जो बिजली के 2 तारों से जुड़े होते हैं और जैसे ही ये डार्ट किसी संदिग्ध के शरीर से टकराते हैं उसके पूरे शरीर को जोर का झटका लगता है और वो चल फिर नहीं पाता। ये असर सिर्फ 5 सेकंड के लिए होता है, मगर इतनी छोटी सी मशीन इतनी दूरी पर इतने जोर का झटका कैसे देती है। एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल डिवाइस बनाने की शुरुआत होती है छोटे छोटे कैप्सूल में कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस भरने से। इससे कार्ट्रिज बनते हैं। यही वो चीज है जो डार्ट को दागती है और जिससे सामने वाले को झटका लगता है। ये कैप्सूल स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। इस स्टील में जंग नहीं लगता और ना ही ये वक्त के साथ खराब होते हैं। इनमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है क्योंकि ये गैस बहुत ही स्टेबल होती है और ज्यादा तापमान पर भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कैप्सूल के अंदर नाइट्रोजन करीब 12,500 प्रति वर्ग इंच के दबाव से कंप्रेस्ड की जाती है। इस डिवाइस का बटन दबाने पर यह कैप्सूल खुलता है और डार्ट दबाव से बाहर आते हैं। जब ये कैप्सूल भर जाते हैं तब बाकी का एम्यूनिशन कार्ट्रिज एक मजबूत प्लास्टिक चेंबर के अंदर बनाया जाता है। सबसे पहले एक पंचर पिन चेंबर के अंदर आती है। जब ट्रिगर दबाया जाता है तब पिन चेंबर में सुराख कर देती है जिससे कंप्रेस्ड नाइट्रोजन बाहर आती है। गैस से भरी कैप्सूल चेंबर में पंचर पिन के ऊपर रखी जाती है जिससे इस डिवाइस का फायरिंग मैकेनिज्म तैयार हो जाता है। इस डिवाइस से कुछ दागने के लिए एक मशीन से करीब 8 मीटर लंबा तांबे का तार एक फोक पर लपेटा जाता है जिससे इस डिवाइस के अंदर लगा देते हैं। जब इसे दागते हैं तब तांबे के तार को बिजली की धारा मिलती है और वो तार खुलता है और संदिग्ध के शरीर या कपड़े पर डार्ट का वार करता है। उससे उसे एक झटका लगता है। तांबा बिजली का बहुत अच्छा सुचालक होता है और इसीलिए इसमें तांबे का इस्तेमाल होता है। जब तांबे का तार लपेट लिया जाता है तब उस फोक को फैक्ट्री के एक दूसरे हिस्से में भेज दिया जाता है जहां हाथों से तार को फोक से निकालकर कार्ट्रिज में भर दिया जाता है। हर कार्ट्रिज में तांबे के तार के 2 बंडल होते हैं। डिवाइस से बाहर निकालने वाले स्टील के दोनों डार्ट के लिए एक एक। ये डार्ट करीब 1 इंच लंबे होते हैं जिनका मुंह नुकीला होता है और वही नोक कपड़े में फंस जाती है। हर डार्ट के दूसरे किनारे पर तांबे का तार लगा होता है और उसे कार्ट्रिज के अंदर इस तरह से लगाया जाता है कि ट्रिगर दबाने पर वो तेजी से बाहर आ जाए। जब डार्ट तैयार हो जाते हैं तब डिवाइस को असेंबल किया जाता है। सबसे पहले तो एक वर्कर
हाथों से प्लास्टिक के पीले खोल में लेजर लगाता है, जिससे डार्ट वाला कार्ट्रिज बाहर आता है। लेजर से निशाना साधने में मदद मिलती है और डार्ट सही निशाने पर लगता है। एक दूसरा वर्कर एक इंसुलेटिंग प्लास्टिक शेल के अंदर लगे इलेक्ट्रोड से एक हाई वोल्टेज बोल्ट जोड़ता है और फिर इलेक्ट्रोड को डिवाइस के अंदर लगे सर्किट बोर्ड से जोड़ देता है। इस हाई वोल्टेज बोल्ट को गन के अंदर लगी बैटरियों से बिजली मिलती है, जिससे वो उसे तांबे के तार से लगने वाले तेज झटके में बदल देता है। आखिर में ट्रिगर लगाया जाता है, जो प्लास्टिक के एक खोल के अंदर लगता है। इसके बाद खोल के दोनों हिस्सों को जोड़ दिया जाता है और गन तैयार हो जाती है। अब इसमें 2 लिथियम बैटरियां लगाने के बाद गन तैयार है। बिना कार्ट्रिज के बिजली की धारा तांबे के तार से जुड़े 2 इलेक्ट्रोड के बीच रुकी रहती है। जब गन के अंदर एक कार्ट्रिज डाल दिया जाता है, तब ट्रिगर के हल्के से दबाव से पिन गैस कैप्सूल को छेद देती है और तांबे का तार खुलता है और करीब 10 मीटर दूर तक डार्ट और बिजली की धारा को दागता है। इससे पुलिस या संदिग्ध अपराधी के संभवित शिकार को इतना वक्त मिल जाता है कि वो खून खराबे से बच सके। आगे देखिए, आखिर ये स्नो ब्लोअर इतनी तेजी से बर्फ कैसे साफ करता है? इस तरह का एक स्नो ब्लोअर 1 मिनट में करीब 1700 किलो बर्फ साफ कर देता है। अगर आप हाथ से बर्फ हटाएं, तो इतनी बर्फ फावड़ा चलाने पर ही हटा पाएंगे। बर्फ हटाने के लिए कमर और हाथों में काफी ताकत चाहिए, मगर एक स्नो ब्लोअर के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो इतनी तेजी से बर्फ साफ कर देता है? एक स्नो ब्लोअर बनाने की शुरुआत 120 टन के एक विशाल हाइड्रोलिक प्रेस से होती है, जो स्नो ब्लोअर में लगे 2 घूमने वाले ऑगर के ब्लेड काटती है। यही वो पुर्जा है जो बर्फ तोड़कर उसे मशीन के अंदर खींच लेता है और फिर मशीन उसे बाहर फेंकती है। ये ब्लेड बनाने के लिए जिस स्टील का इस्तेमाल होता है, उसे हॉट रोल्ड स्टील कहते हैं, क्योंकि उस स्टील को गर्म करते वक्त 2 पहियों के बीच में दबाया जाता है और उसकी चादर बनाई जाती है। इस तरह से तपाने पर स्टील मजबूत तो हो जाता है, पर सख्त नहीं होता और आसानी से कट जाता है। हर मुड़ने वाले ऑगर के लिए 4 ब्लेड की जरूरत पड़ती है और एक स्नो ब्लोअर में 2 ऑगर होते हैं, इसीलिए इतने ब्लेड लगाने पड़ते हैं। जब ये ब्लेड काट लिए जाते हैं, तब इन्हें एक दूसरी हाइड्रोलिक प्रेस में डाल दिया जाता है, जो हर ब्लेड को हल्का सा मोड़ देती है। एक बार में 2 ब्लेड। इसे ऐसा इसलिए मोड़ा जाता है कि ये ब्लेड स्नो ब्लोअर के अंदर की ओर घूमे और बर्फ काटकर उसे अंदर खींचे, जिसे बाद में सड़क के किनारे पर फेंक सके। ये मशीन हर ब्लेड के बीच में एक 6 इंच लंबा उभार या स्पाइन बना देती है। इससे ये ब्लेड काफी मजबूत हो जाता है और सख्त बर्फ से टकराने के बाद भी मुड़ता नहीं है। जब ये ब्लेड तैयार हो जाते हैं, तब एक रोबोटिक वेल्डर स्टील के एक शाफ्ट से 4 ब्लेड को जोड़ देता है, जिससे ऑगर तैयार होता है। ये बिजली से चलता है और बिजली स्टील को 1100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म कर देती है, जिससे कांटेक्ट पॉइंट पिघल जाते हैं और वो स्टील के जुड़ने के बाद उसमें मिल जाते हैं। जब ये चारों ब्लेड जुड़ जाते हैं, तब ऑगर तैयार हो जाता है। इधर फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में हाथों से स्टील के पंखे बनाए जाते हैं, जो सड़क साफ करने के लिए सड़क से उठाई गई बर्फ बाहर फेंकते हैं। हर पंखे में स्कूप जैसे 3 ब्लेड होते हैं, जो स्नो ब्लोअर के अंदर फावड़े की तरह काम करते हैं और बर्फ जमा करके उसे बाहर की तरफ फेंकते हैं। पंखे से यह स्कूप लगाने के बाद एक रोबोटिक वेल्डर इसकी वेल्डिंग कर लेता है। एक तरफ पंखे बनाए जाते हैं तो दूसरी तरफ स्टील प्लेट से 1500 टन की एक प्रेस वो शूट बनाती है, जिससे बर्फ बाहर फेंकी जाती है। ये शूट इस तरह से बनाए जाते हैं कि बर्फ फेंकते समय उनका रुख हमसे दूर हो।
अगर उसे चिमनी जैसा सीधा बनाया जाए तो बर्फ ऊपर उड़ेगी और फिर उसी जगह पर वापस आएगी। जब स्टील के सारे पुर्जे तैयार हो जाते हैं तब उन्हें पेंट किया जाता है। यहाँ अंदर लगने वाले पुर्जों, ऑगर और पंखों को काले रंग से रंगा जाता है, जबकि शूट और स्टील की बॉडी को चटक नारंगी रंग से। ये दोनों ही रंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंट होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज्ड होते हैं, इसलिए ये स्टील की ओर किसी चुंबक की तरह चिपक जाते हैं और सूखने पर वेदर टाइट शेल बन जाते हैं। पुर्जों पर रंग चढ़ाने के बाद रंग को एक भट्टी में करीब 200 डिग्री पर तपाया जाता है। जैसे ही ये पुर्जे भट्टी से बाहर आते हैं, स्नो ब्लोअर को असेंबल किया जाता है। पंखों को एक शाफ्ट से जोड़ा जाता है जो गियर बॉक्स से जुड़ा रहता है। वही उन्हें घुमाता है जिससे बर्फ बाहर निकलती है। फिर ऑगर को स्टील की 2 पिन से गियर बॉक्स के दोनों तरफ जोड़ा जाता है, एक बाईं ओर और दूसरा दाईं ओर। जब दोनों बोल्ट कर लिए जाते हैं तब गियर बॉक्स को नारंगी रंग की एक स्नो ब्लोअर हाउसिंग में लगा दिया जाता है। इसके बाद ऊपर एक शूट लगा देते हैं और इंजन भी लगाया जाता है। और आखिर में दोनों स्नो टायर लगाने के बाद स्नो ब्लोअर तैयार हो जाता है। तब जब इसे हम चलाते हैं तो ये जबरदस्त बर्फबारी में भी सड़कों से 2.5 फुट मोटी बर्फ की परत हटाने को बिल्कुल तैयार होते हैं।